बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह ज़िंदगी को गुजारने का हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है एंड द बेस्ट क्वालिटी टाइम जो आप गुजार सकते हैं वो फैमिली में बच्चों के साथ। अच्छा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश रहती है और कोशिश भी होती है कि मैं कहीं पे भी घर से बाहर जाऊं तो जितने डिनर्स होते हैं, लंचेस हों या शादियों पे भी मैं जितने बच्चे होते हैं जिनको नहीं भी जानती, मैं बड़ा इंजॉय बच्चों के साथ करती हूँ, उनकी कंपनी को इंजॉय करती हूँ। कभी तंग भी करूँगी, हर बच्चे का एक अपना मिजाज होता है, कोई बच्चा नाराज़ हो जाता है, कोई लाड करता है, कोई प्यार करता है। तो ये जो बच्चे हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से नेमत हैं और रहमत हैं, और बच्चों की बरक़ात ही कुछ और होती हैं। जिन घरों में बच्चे मौजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो घर जो है हंसता मुस्कुराता हुआ नज़र आता है। लेकिन सिर्फ बच्चों की मुस्कुराहट की हद तक घर को महदूद नहीं रखना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों की तरबियत पे भी और छोटे बड़े पैमाने पे, और बैठ के उनको कोई सबक नहीं देना कि बेटा तुम्हें ये करना है वो करना है, नहीं। आप एग्जाम्पल ज़िंदगी में सेट करें, अपनी मिसाल एक ऐसी कायम करें कि वो बच्चा उस मिसाल को कॉपी करे या फॉलो करे, ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, वीकेंड एट होम की आज की प्रोग्रामिंग में किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं और कितनी सुगढ़ हैं, अभी से काम शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, बताएं क्या होने वाला है? अच्छा, आज मैं क्योंकि मौसम में संघाड़े बहुत ज़्यादा हैं मैं, हाँ ठीक है, उसके साथ एक सैलेड बनाऊंगी। एक्सेलेंट, मेरे फेवरेट हैं। मेरे भी है ना। हाँ, उसके साथ मैं नाम के लेते कैस्टिया बनाऊंगी। ठीक है, क्या है वो? पराठा, टोटिया, हाँ बस में लाइक टाकोस, कैस्टिया से वो बनाऊंगी, चिकन, चीज़ और वेजिटेबल्स के साथ। सादिया अरशद साहिबा मौजूद है और मुस्कुरा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिंघाड़े आपके भी फेवरेट हैं? जी बिल्कुल, बहुत पसंद है ना। मेरे अम्मी के बहुत फेवरेट। कॉलेज लाइफ में बड़ा बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ाद, आज हम बात करेंगे सादिया अरशद साहिबा के सेगमेंट में। अभी साल का इख्तिताम तो नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, और फिर इस हफ्ते के बारे में भी, महीने के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन भाई, सामने जो मेहमान, मेरी ये जसारत ये नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उस्ताद हामिद अली खान साहब की जब बात करती हूँ तो बड़े अदब और एहतराम के साथ हमेशा मैंने इनका जिक्र किया। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम क्लासिकल मौसीकी के हवाले से जिस अंदाज से अपना नाम और अपने घराने का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन किए, ये अपनी मिसाल आप है। खास साहब की डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और सेंस ऑफ ह्यूमर इनका ऐसा कमाल है कि इनके बेटे तो आसपास भी नहीं आते उस सेंस ऑफ ह्यूमर के हवाले से। लेकिन तरबियत इन्होंने, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, एक वालिद होने की भी हैसियत से इन्होंने अपने बेटों की बिलखसूस जो तरबियत है वो बड़ी उम्दा की है। वी हैव विद अस नन अदर देन उस्ताद हामिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, कैसे हैं आप? ये जसारत हो गई कि सादिया का पहले इंट्रो करा दिया, आप बड़े हैं, आपका कराना चाहिए था, लेकिन फ्लो में वो सिंघाड़ों की बात आ जाए ना तो जरा जज्बाती हो जाती है। सिंघाड़े मुझे भी बहुत अच्छे पसंद है। अच्छा जी, आपके चश्मो चिराग हमारे साथ मौजूद है, मेरे तो भाइयों की तरह। रागा बॉयज़ की बात करें, रागा बॉयज़ ने जो सबसे उम्दा काम किया, अपने घराने की लेगेसी और क्लासिकल मौसीकी और मॉडर्न म्यूज़िक का बड़ा खूबसूरत फ्यूजन करते हुए, और जो सबसे अच्छी बात है, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते हैं, और इनके जो फैंस हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पे मौजूद हैं। तो सबसे बड़े बेटे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, ये मुझे पता है, ये मैं पूछ नहीं रही इशारों से। नायाब अली खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। फुंदस, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप भी स्कूल लाइफ में कुछ खाया करते थे? बिल्कुल, हम तो बहुत कुछ था, हमारा तो कुछ पूछे ही ना। बताएं ना जरा, क्या शौक? ज़्यादा पैटीज होते थे, आपको पता है पैटीज, और वो अपना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स चलती थी, और हमारे जो स्कूल में वो नान हलीम वगैरह बड़ा भाई हाँ साहब, ये कैसी बात है कि वही नान हलीम जब कहीं और से खाएं घर से तो उस तरह का लज्जत नहीं मिलती, कॉलेज की कैंटीन या स्कूल की कैंटीन में नान हलीम कुछ और ही लगता है। वो उसका बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। हाँ। वो वहीं भी अच्छी लगती है। वो वही हलीम किसी और जगह पे चली जाए तो उसका मजा खराब हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा भी कोई सिलसिला है। ऐसा ही है। कनेट कॉलेज में यही होता था ना, वो जो समोसे के साथ नान और चटनी, हाँ। वो समोसा कहीं और मिले तो नहीं अच्छा लगता था, उधर अच्छा लगता था। इवन मुझे लगता है कि मैं वैसे यूजुअली इतनी छल्ली वगैरह मैं नहीं खाती, लेकिन कॉलेज में जब होते थे तो फ्रेंड्स मेरे वो आपकी कंपनी मैटर करती है। हाँ। आपके दोस्त अच्छे हों, आप ऐसे माहौल में हो, और वो आपकी कंपनी जो है ना वो हमेशा मैटर करती है बहुत सी चीज़ों के लिए, ट्रैवल में करती है, बहुत सी चीज़ों में करती है। तो मैं हाले वो स्कूल या कॉलेज लाइफ में वो जो दोस्त होते हैं ना, वो उनके साथ हम जो मिलके जो चीज़ें कर सकते हैं वो शायद बाद में नहीं हो। आई टोटली अग्री। और दोस्तों की बात करें तो खास साहब, आपने भी अपने बेटों के साथ बिलखसूस एक दोस्ताना रवैया रखा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही।
ऐसे ही बेटे, ज़ाहिर है मैं इनको ट्रेन भी मैं ही कर रहा हूँ और सख्ती भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा। सख्ती तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर तो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़िंदगी में आप सीखते हैं। सादिया, सीखने की बात आ रही है, इस साल का जो इख्तिताम अभी तो नहीं हुआ, लेकिन वी आर क्लोज टू द ईयर एंड, क्लोजर की तरफ तो हम जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्लोजर्स आपको न्यू बिगनिंग्स भी देते हैं। ठीक है। तो दो ये 2025 में हमेशा नंबर्स के हवाले से थोड़ा सा बता देती थी कि नंबर 9 का ये साल था, 2 + 2 + 5। ठीक है। तो ये नंबर 9 के हवाले से है। नंबर 9 हमेशा मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन बेसिकली बहुत सी चीज़ों में आया होगा, और जो कमिंग ईयर होगा वो नंबर 1 का होगा। तो वो सन को रूल करता है, नंबर 1 सन को, यानी कि सूरज को रूल करता है। तो अगला साल जो है वो सूरज की एनर्जी से रिलेटेड होगा। इस साल ने बहुत से लोगों को बहुत से लेसन्स दिए होंगे, आई एम वेरी मच श्योर। वैसे तो हर साल ही देखे जाता है, लेकिन इस साल इसको हम कहते हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, चाहे वो सोच की है, चाहे वो हरकतों की हो, चाहे वो आप अपनी हरकतें दुरुस्त कर रहे हो, या आप लेसन लर्न कर जाते हैं फाइनली। वो जो इतने साल से आपको बहुत से ट्रॉमाज और चीज़ें मिल रही होती हैं ना, स्पेशली ये जो अक्टूबर और नवंबर अभी जो भी रिसेंटली अभी जो महीना गुजरा भी है, तो यहाँ से इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कुछ क्लोजर्स आपको न्यू बिगनिंग्स भी दे देते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ से बहुत सी नई चीज़ों का आगाज़ भी होगा, लेकिन अच्छे के लिए। इंशाल्लाह ताला दुआ भी करनी चाहिए, गुमान भी ये रखना चाहिए। लेकिन वो बात आती है कि अपने अपने किबले कहीं ना कहीं दुरुस्त करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ फिर जो बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको ऐसा लेसन देकर जाती हैं कि या तो फिर आप आर हो जाते हैं या फिर आप पार हो। बिल्कुल सही। नायाब, आपका स्टार क्या है? पाइसेस। खान साहब, आप? मेरा जी पता ही नहीं। महीने का पता है किस महीने में? अच्छा, ओके, बिल्कुल। आप तो पाइसेस है, तो फिर तो मैं खुद भी पाइसेस हूँ। पाइसेस आर, इनको मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी ज़ोडिक साइंस है ना, इन सब की क्वालिटी स्पाइसेस में होती है, क्योंकि लास्ट ज़ोडिक साइन है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात होती है कि वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, और हर एक को बहुत इनके अंदर अदब जोन सा होता है ना, वो मुझे लगता है कूट कूट के भरा हुआ होता है। और हर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि दे आर रेडी टू सर्व टू एनीवन, हर एक के लिए। मैं इसके लिए कुछ कर दूं, मैं इसके लिए कुछ कर दूं। लेकिन आपने भी इस साल में अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस यकीनन किए होंगे, और वो भी तकरीबन कुछ मिड से, इस साल के मिड से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है आपके लिए, और अगले साल में कुछ नई चीज़ें आएंगी, और अपने काम में, चीज़ों में आप कुछ अब जिद्दत, या होता है ना कि अब मुझे इसको चेंज करना है। उनके पाइसेस में ये एक चीज़ होती है कि कुछ अरसे के बाद इनको चेंज चाहिए होता है, चेंज किए बगैर नहीं है रह सकते। सही, चेंज फॉर गुड। चेंज फॉर गुड, बिल्कुल सही। अच्छा सादिया, नाउ ये जो साल है, इसमें कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनके लिए इंशाल्लाह आने वाला साल जो है वो ज़्यादा फॉर पॉजिटिव एंड फॉर गुड होगा? मैं सबसे पहले तो ये लास्ट 3 की ही बात करती हूँ, जिसमें कैप्रिकॉन्स हैं, इक्वेरियंस हैं और पाइसेस हैं, क्योंकि सारसती में चल रहे थे। किसी की खत्म हुई है, किसी का ढाइया था, किसी का कुछ था। सारसती, माजरत के साथ मैं कथा कलामी, सैटर्न का ये 7 साल के लिए, ये हाँ जी 7.5 साल के 7.5 साल कंटिन्यूस होता है। लेकिन वो हम ढाइया इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर 2.5 साल के बाद चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, जिस तरह सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है ना, वो पाइसेस नहीं किया है। ठीक है। वो बहुत सी चीज़ों में, चाहे इमोशनल लाइफ हो, चाहे फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो, तो इसमें इनको अब बेहतरी मिलेगी, बेहतरी आएगी इनके लिए। फिर उसके बाद जिसकी टर्न आती है वो एक्वेरियंस है, उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। और एक्वेरियंस के लिए ख़ास तौर पर जिसको हम कहते हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी को ये लोग चेंज करेंगे। वो अगर दबे हुए थे तो बहुत खुल के सामने आएंगे, बहुत खुले हुए थे तो थोड़े ज़्यादा रिजर्व हो जाएंगे। ये डिपेंड कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है, फिर आपके जायचे पे डिपेंड करता है। और जो कैप्रिकॉन्स है ना, फाइनली ये बहुत बड़े क्योस से बाहर निकल रहे हैं। तो इनके लिए बहुत सी नई राहें, बहुत सी नई चीज़ें, जिसके इफ़ेक्ट्स इन्होंने इस साल में ही तकरीबन यही अक्टूबर से देख लिया होगा, क्योंकि सैटर्न का जो एक चेंज का टाइम पीरियड अभी भी जिस तरह आगे डायरेक्ट हो जाना है इसने, तो ये अक्टूबर से नवंबर से टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इन तीनों के लिए तो कोई राह है। लेकिन जो एरीज है,
ट्रबल अब उनके लिए थोड़ी सी आ रही है। अल्लाह खैर। ट्रबल क्या आएगी कि आपको सबसे पहले तो अपने जो फाइनेंसेस या जो हमने कैश या जो भी रखा हुआ होता है ना, तो भाई खर्चे नहीं करने, संभाल के रखिए, किसी के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। यहाँ बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत आएंगे, जो है वो ले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रख रहा है। उसके बाद जो नंबर 2 पे बारी आ रही है ना, वो फिर आ जाती है लिब्रास। ठीक, लिब्रास के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपने आप को इमोशनली ठीक है बहुत अच्छा रख रहे हैं, वेल बीइंग एंड एवरीथिंग, बट टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ में अगर कोई जिसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज पुरानी बहुत अरसे से चल रही है, तो दिस इज, बल्कि ये जो टाइम चल रहा है बेस्ट टाइम है, उसको सॉर्ट आउट करें, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो जेमिनाइज हैं। जेमिनाइज ना बहुत अरसे से जिनको अगर फाइनेंशियल क्रंच जिसको कहते हैं ना मिल रहा है, तो फिर मिल रहा है, बट यहाँ पे मैं यही कह सकती हूँ कि भाई अपने आप को दुरुस्त कीजिए। धोखा देने के बजाय या खाने के बजाय अगर ये जितना स्ट्रेट चलेंगे ना इस टाइम पे, इसलिए मैंने कहा ना कुछ लोग आते हैं वो लेसन्स भी दे जाते हैं, कुछ लोग आते हैं वो ब्लेसिंग्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनको लेसन्स बहुत मिले हैं जेमिनाइज को भी। सो ये जो कमिंग ईयर होगा इनके फाइनेंसिस के हवाले से इंशाल्लाह ताला बेहतर। बिल्कुल सही। सादिया, मैं ज़रूर ये भी बात करते हुए, बल्कि मैं खान साहब आप शाह खर्च हैं या पैसे सोच समझ के खर्च करते हैं? हंस रहे हैं। नहीं, दोनों ही चीज़ें। पैसे किस पे ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं? अपने लिए? मुझे शॉपिंग अच्छी लगती है। ठीक है। हाँ, बस वो करके हालत चाहे वो पड़ी रहे, लेकिन करने का शौक है। अच्छा, आप जमा करने वालों में से चीज, अच्छा कुछ लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, मैं भी यूज चीजें करती हूँ, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ उनको देख के भी। अलमारी खोली मेरे भी ऐसी है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मजा आता है देख के। अच्छा, आप अभी अमेरिका से होके भी आए हैं, टूर किए, शॉपिंग क्या क्या की ये बताएं। मैंने इस दफा तो बिल्कुल नहीं की। पिछली दफा मैंने बहुत। वरना क्या करते हैं ज्यादा, किस चीज पे शौक है? घड़ी का शौक है, कपड़ों का? मुझे घड़ियों का शौक है, कपड़ों का भी है, लेकिन कपड़े वहाँ हमारे स्टाइल के मिलते ही नहीं। आपके मिजाज के नहीं है ना मुताबिक। वो तो मैं तो देख के हैरान भी होता हूँ, इतनी कीमत लगी हुई है, लेकिन बहुत बुरा है। मुझे एक बात बताइए। वेरी नाइस। मैं सोच रही हूँ, मैंने आपको पैंट शर्ट में नहीं कभी दिखा, मैं पैंट शर्ट पहनी है कभी? मैं पहनता भी, मैं सूट पहनता था, ये बस थोड़ा सा मैं मोटा हो गया तो मैंने छोड़ दिया। नहीं मोटे नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। क्योंकि मैंने कभी आपको इमेजिन नहीं किया या देखा नहीं ना पैंट शर्ट। हम लोगों ने शायद कभी नहीं देखा, तो इसलिए हमारी इमेजिनेशन में आपकी मेरी आप अमेरिका की तस्वीरें देखेंगी तो अभी रिसेंटली अभी मैं दिखाऊंगा। अच्छा, मुझे दिखाइएगा ना जरा, मैं हम भी देखें। वहाँ मजबूरी में, क्योंकि वहाँ शुरार की मिल में जाओ तो गोरी हंसती थी कि क्या पहना हुआ है। हालांकि वैसे आपने उनको कहता ये हमारा नेशनल ड्रेस है, हम अपना करेंगे, कल्चर की नुमाइंदगी। मैं फिर भी पहनता रहा हूँ, लेकिन जहाँ जाना है किसी दावत पे या तो फिर वहाँ पे मैं ऐसा ही। नायाब, आप शाह खर्च हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बहुत शाह खर्च। अच्छा, मुझे लगता है वली ज्यादा शॉपिंग नहीं करता। नहीं, वली भी बहुत ज़्यादा करता है। आप किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च करते हो? मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, और मुझे खाने में होटलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, होटलिंग, और वो भी हाई एंड वाली होटलिंग? हर तरह की, बैलेंस करके। ये मैं बता सकती हूँ कि ये हर तरह की चीज़ों को कहते होंगे, चाहे वो ढाबा क्यों ना हो, चाहे वो 5 स्टार क्यों ना हो, हर जगह पे जाते हैं। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही। रिसेंट कौन सी चीज़ है जो खरीदी अपने लिए? मैंने अपने लिए अभी रिसेंटली जो ना कहते हैं कि अपने कपड़े जो हमारे कुर्ते बहुत ज़्यादा मैंने अपनी बनवाए, जो हमारे पटियाले के जो स्टाइल के हैं वो बहुत ज़्यादा मैंने बनवाए हैं। हाँ सर, ये भी तो ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन पे आप जिस भी, बल्कि स्क्रीन का तो फिर तकाजा भी है ना, वैसे भी कोई भी जॉब हो या प्रोफेशन हो, आप बैंकर हैं, डॉक्टर हैं, अपने मिजाज टीचर हैं, उस हिसाब से एक डेकोरम, लेकिन स्क्रीन के कुछ तकाजे हैं, उनको पूरा करने में सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वैसे हमें ये चीज़ वैसे भी ख़ानदान की तरफ से भी मिली है, क्योंकि हमारे बड़े वो राजे महाराजों को उनके गायक थे वो, तो दरबारों में गाते थे। हाँ। तो दरबारों का ही लिबास पहनना पड़ता है। बिल्कुल सही। मेरे आप दादा की तस्वीर देखें, आप पहचान नहीं सकेंगे ये गायक है या खुद राजा है कोई। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। वो तो अटायर और सेटअप ऐसा होता होगा जिस तरह हम देखते हैं किताबों में या हम सुनते हैं बड़ों से, ऐसा ही है। मैं कई दफ़ा अपने मिलने वालों को दिखाता हूँ तस्वीर अपने दादा की, वो सोच में पड़ जाते हैं ये गायक है ये राजा कुछ। हाँ, बल्कि मैं सोच रही थी, आपने अब जिक्र किया, हमें भी अपने प्रोग्राम में किसी दिन जरूर दिखाना चाहिए, वो जरूरी है ताकि हम भी देख सकें। बिल्कुल सही। सादिया, बाकी स्टार्स के बारे में आने वाला साल? अच्छा जी, कुछ आ जाते हैं, फिर हम
कैंसेरियंस की तरफ, तो जो कैंसर वाले लोग होंगे ना, इनके लिए कदरे बेहतर है, बट इनको अपनी सेहत की तरफ ओवरऑल थोड़ा सा ज़रा तवज्जो देनी चाहिए। स्पेशली ये अभी भी जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स, मैं वो तो टेक्निकल क्या बात हो, रेट्रोग्रेड है। उसका क्या मतलब है रेट्रोग्रेड? यानी कि उल्टी चाल चल रही होती है ना, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि गाड़ी सीधी चल रही है और अचानक गाड़ी रिवर्स में आप चलाना शुरू कर दे, तो वो क्या होता है, चीज़ें स्लो होती हैं, प्रॉब्लम में आती हैं। और इसमें एक और चीज़ क्या होती है, जो पुरानी कोई भी चीज़ होती है ना, वो बीमारी हो, कोई भी हो, पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, साइन, सिग्नेचर, इवन आपने कहीं जाना है, आप पासपोर्ट चीज़ें, वीज़ा, सब चीज़ों को डबल नहीं ट्रिपल चेक कीजिए, क्योंकि इसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मगर कैंसेरियंस के लिए एक ये अच्छी चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई जायदाद के कोई मामलात, वरासत के कोई मामलात अगर चल रहे हैं, तो वहाँ पे उनको यहाँ अच्छी हेल्प मिल जाएगी, बिल्कुल सही, उनकी फेवर हो जाएगी। फिर लियोज़ है जी, लियोज़ के लिए इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस टाइम, वेरी नाइस टाइम। और यहाँ पे उनको फेम, नेम, स्टेटस किसी भी तरह से हो, वो जिस भी फील्ड में हो, बिल्कुल मिलेगा। और एक और चीज़ है कि अगर उसको कहते हैं किसी चीज़ को पढ़ना, नया सीखना, इनोवेशन, कोई अगर जो भी जिस तरह का भी हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, तो यहाँ पे उसको उसमें हेल्प मिलती है। वक्त जो सा होता है ना, हमेशा आपकी मदद करता है, कभी कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता, और हम परेशान होते हैं कि हो क्या रहा बिल्कुल है। ऐसा, तो बेसिकली प्लैनेट्स ही होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं इधर से उधर तंग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर स्कॉर्पियोज हैं, बाकी हमने सबका जिक्र किया है। स्कॉर्पियोज जो उनसे हैं, यस अच्छा है, लेकिन अपने रिलेशनशिप में आजकल बहुत ज़्यादा मोहतात करें, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोहतात करें। ये इनके लिए बहुत एक ऐसा वक्त आया है कि लड़ाई झगड़े, गुस्सा, गिला, पुराना गिला कुछ भी है ना, वो कंट्रोल नहीं होगा और बस ज़बान पे आएगा, और फिर उसके बाद फिर फायर ही होता है और तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है स्कॉर्पियंस को स्पेशली। एंड देन सेजिटेरियस है जी, सेजिटेरियस के लिए ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम, ठीक है। इनके हो सकता है कि रिलेशंस, रिश्ते जो उनसे हैं, अगर कोई जो करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे शो पे ज़्यादातर रिश्तों के हवाले से बड़े फ़ोन आते हैं, तो ये जो वक्त है ना, आगे पीछे जो है वो रिश्ते हो सकते हैं ना, कि ऐसा हुआ, बात चली, टूट गया, ख़त्म हो गया, या एक से ज़्यादा लोग आपके सर्कल में आना शुरू हो जाते हैं। देन चूज़ वाइजली, अक्ल के साथ, हर किसी को अपने पैरामीटर में एंट्री नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ का इनको ख्याल रखना। बिल्कुल सही। खान साहब, कभी ऐसा हुआ, इतनी ट्रैवलिंग माशाल्लाह इतने अरसे से आप कर रहे हैं, फिर मैं नायाब से भी पूछूंगी, पासपोर्ट भूल गए हो? एक दौर था टिकट चाहिए होता था, अब तो फ़ोन पे आप दिखा देते हैं ना, तो कभी ऐसा हुआ? हाँ, बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ है। तो मैं एकदम पासपोर्ट के मामले में एकदम परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या हुआ। कोई ऐसा वाकया बताइए। मुझे थोड़ी सी है, मैं चीज़ रख के भूल जाता हूँ। अच्छा। काफ़ी दफ़ा मेरे मोबाइल में छोड़ देता हूँ। हाँ जी। तो वो अब मैंने इस दफ़ा बहुत ख्याल रखा हुआ था, एक बैग ले लिया था मैंने, मुझे किसी ने मशवरा दिया। हाँ। वो फिर मैं उसमें पासपोर्ट रखता था हर वक्त। बिल्कुल सही। मुझे और किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी, लेकिन कि पासपोर्ट को। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि पासपोर्ट भूल गए हो घर और फिर वापस जाना पड़ा हो? हाँ, ऐसा भी हुआ। बताइए ना। एयरपोर्ट पे। ये इधर पाकिस्तान में हुआ या पाकिस्तान में? मेरे साथ बहुत बड़ा होता है ये तो बहुत ही बोलते हैं। ये गाड़ी की 50 चाबियां बनवाई है। वाकई में किधर भूल जाते हो? रख के किधर भूल जाते हो? याद नहीं रहता। अब जा रहे हैं तो बैठे बैठे कोई गाने की बात हो गई या कोई ऐसी बात वो माइंड में रहती है, वो जहाँ चीज़ पड़ी तो याद ही नहीं रहता, मैंने वहाँ पे ही रखा था। फिर मेरे ख्याल में इनको 6 बादाम खाने चाहिए रोज। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा आती है ना अगले सेगमेंट में, बादाम का कमी सी लग रही है। ख़वातीन और हज़रात, सादी अरशद साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। और बातचीत का सिलसिला जारी है। उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, आपकी मौजूदगी और आपकी ग्रैंड परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा प्लीज़ सर। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। ब्रेक पर जाने से पहले अगर आप लोगों ने मिस कर दी तो फिर यूट्यूब पे जब प्रोग्राम अपलोड होगा तब आप ज़रूर देखें, या रिपीट पे प्रोग्राम में आप ज़रूर इंशाल्लाह देखें। उस्ताद हामिद अली खान साहब मौजूद हैं और नायाब मौजूद हैं, उनके बड़े बेटे नायाब भी सीख रहे हैं खान साहब की जिम्मेदारी को संभालते हुए। ऐसा ही है बिल्कुल। और डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद हैं और शेफ नाजिश प्रोग्राम के आगाज से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आपने तो मज़ा ही करा दिया मुझे ये सुनवा, है ना? हाँ, मेरे तो फेवरेट है।
اور آئی نو یو فونڈ آف میوزک. ہاں. اور ویسے بھی موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے. بالکل. اور یہ ایک ایسی غذا ہے جس کو ہمیں انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے, اور واقعی میں اگر سمجھیں صحیح طریقے سے تو بڑا موڈ آپ کا پلیزنٹ ہو جاتا ہے. سو ٹرو ہے نا, سو ٹرو. بلکہ آپ نے تو دونوں کا بندوبست کیا ہے, پیٹ کی غذا کا بھی, وہ بھی بنا رہی ہیں کچھ اچھی چیزیں آج ہیلتھی. ہاں جی دونوں غذائیں. ہاں جی دونوں غذائیں ہیں آج. دونوں غذائیں. ڈاکٹر صاحبہ ناؤ obviously یہ وہ سیزن ہے ونٹر کا کہ سانس کی بیماریاں بھی چل رہی ہیں. میں asthmatic کو I can relate to it. And then smog بھی ہے, گو کہ ابھی اس پیمانے پہ نہیں ہے لیکن obviously smog کی وجہ سے ماسک پہننے پڑتے ہیں. ہاں نہیں, کیو آئی تو ہماری چینج ہوتی جا رہی ہے, جو ایٹماسفیرک ہماری ایک ریڈنگ ہوتی ہے پولیوشن کی. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سندس جو اسموگ ہے نا, 2 لفظوں کا مرکب ہے, ایک اسموک اور ایک فوگ. ہوتا یہ ہے کہ جو دھند ہوتی ہے ونٹرز میں, اس کے اوپر 5-6 چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ اس کو ہیوی کر دیتی ہیں سانس لینے کے لیے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ جو ہماری کار میں سے فیومز نکلتے ہیں, جو ہمارے انڈسٹریل پلیوٹنٹس ہیں, جو ہم اکثر کوڑا جلا جلو کے ادھر ادھر ساڑ رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مل کے اس کو بہت تھک کر دیتی ہیں. اب وہ ایئر اتنی تھک ہو جاتی ہے کہ وہ سانس کی نالیوں کو جا کے متاثر کرتی ہیں. وہ لوگ جن کو ایستھما ہوتا ہے یا جن کو COPD ہوتا ہے, ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, پچھلے دنوں اس کا ورلڈ COPD ڈے بھی گزرا ہے, تو وہ ان لوگوں کے لیے اور باقی بچوں اور بوڑھوں کے لیے بہت ڈیٹریمنٹل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ناؤ obviously ماسک کا استعمال از گڈ, لیکن جیسے N95 دیٹ از وہ کووڈ کے وقت میں ذرا زیادہ سمجھ آتی تھی کہ ایک تو الرٹ بھی آپ زیادہ تھے. نارمل ماسک اسموک کے لیے بچاؤ کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ N95 مجھے اب ایسا ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ بڑا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں نہیں بالکل آپ ٹھیک ہے. اگر آپ N95 نہیں استعمال کر سکتے تو not having anything کہ آپ بالکل ہی کچھ نہ استعمال کریں, تو آپ بالکل اس ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ باہر جائیں گھر کے باہر تو آپ اس کو استعمال کریں, گھر کی کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ بند رکھیں, اور اس کے علاوہ جھاڑو نہ لگائیں, ٹاکی ڈائریکٹلی پھیریں, مطلب جو کپڑا گیلا کپڑا ہے وہ پھیریں. اس کے علاوہ جو ہم اکثر وہ جھاڑ پونچھ کے وقت صوفوں کے اوپر زور زور سے جھاڑن مار رہے ہوتے ہیں, پلیز وہ جو سافٹ ڈسٹ ہوتی ہے نا اس سے پرہیز کریں. آلریڈی ہم کافی اس دہانے پہ اپنی آنکھوں کو دھوتے رہیں. جب باہر جاتے ہیں موٹر بائکرز خاص طور پہ وہ ماسک بھی لگائیں اور اینک بھی پہنیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اثر آنکھوں کے اوپر بھی ہو رہا ہے. اور اپنے آنکھوں کو, اور یہ جو وضو کرتے ہوئے جیسے ہم پانی ڈالتے ہیں ناک میں, کلیاں, یہ سارا جو ہے اپنی سینیٹری ہیبٹس کو ذرا بالکل. اچھا میں نے دیکھا پانی پیتے رہیں. موٹر بائک والے جتنے ہمارے بھائی ہیں, اور اب تو بیٹیاں بہنیں بھی بچیاں بھی چلا رہی ہوتی ہیں اسکوٹرز وغیرہ بھی, ایوری تھنگ. تو ہیلمٹ جو شیشے والا ہے مجھے لگتا ہے دیٹ از گڈ. ہاں بالکل اٹس گڈ, آبویسلی اٹس ڈبل دا پروٹیکشن, اور اسموگ کے زمانے میں ٹرپل دا پروٹیکشن, اور پھر ٹھنڈ کے زمانے میں چوتھی بھی پروٹیکشن, کیونکہ سر کو ہوا بھی نہیں لگتی. ہاں صاحب موٹر بائک چلائی کبھی؟ گاڑی چلاتا ہوں. ٹھیک ہے. موٹر سائیکل میں نہیں. ایک ہوتا ہے نا جیسے گروئنگ ایج میں نایاب شوق ہوتا ہے نا لڑکوں کا حساب کتاب اور ہوتا ہے. میرے لڑکوں والا کام نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے, یہ سوال میں ادھر نہیں نایاب کی طرف نہیں کروں گی, مجھے آ رہی ہے سمجھ بالکل سے. خاص صاحب لیکن یہ ہم ضرور بات کرتے ہوئے, جیسے ہم آپ کے گھرانے کو دیکھتے ہیں, چھوٹی عمر میں ہی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے, تو آپ کو یہ تو نہیں لگا اب جا کے اب آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو چھوٹی عمر میں لڑکے کیا کرتے تھے, یا وہ شرارتیں یا وہ لڑک پن, وہ چیزیں آپ اس طریقے سے نہیں کر سکے کیونکہ آپ کی تو ایک پراپر تربیت ہو رہی تھی, آپ اس میں مصروف تھے؟ نہیں, میں بلکہ آگے بھی اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہی تمہارا وقت ہے, اس میں جو کر لو گے وہی بہتر ہے. کیونکہ جو لائف بڑھتی جاتی ہے پر دنیا کے مسائل, فیملیوں کے مسائل, اس میں گر جاتا ہے, تو وہ پھر ریاضت میں کمی آ جاتی ہے. لیکن وہ جو بہت سخت یا اللہ نے اچھا دین دیا ہوتا ہے وہ ہر حساب میں تلے رہتے ہیں اپنے کام. ہمیں دیکھیں, مجھے یاد ہے والد صاحب جب ریاض کرواتے تھے مجھے غصہ چڑھتا تھا. کئی دفعہ رات کو 2 بجے جگا دینا, صبح جگا دینا, اٹھو ریاض کرو, سو رہے ہو, تو کہنا یا میرے مولا کیا مصیبت ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. تو وہ برا لگتا تھا مجھے. وہ پھر ایسا سمجھ آئی جب کہ نہیں یہ تو بہت بڑا کام ہے, اور پھر ہماری فیملی کا بہت بڑے بزرگوں کا نام ہے. یہ ایسی آج کل جس کو گھرانہ بھی ہر بندے کا گھرانہ ہوتا ہے, تو ویسے باپ دادا پردادا سب کا ہوتا ہے. گھرانہ تو کام سے بنتا ہے. آئی ایگری. گھرانے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اب دیکھیں خود فیملی سے والد کو کوئی نہیں جانتا تو کون سا گھرانہ ہو, یعنی اس فیملی کی کنٹریبیوشن اس فیلڈ میں کتنی ہے. اب دیکھیں جو ایک بندہ کہہ رہے ہیں جی میری 20ویں پشت ہے, میں ایک مثال دوں,
तो वाले साहब को कोई नहीं जानता, तो वो पुश तो वहीं पे ख़त्म हो गई। ऐसा ही पुश तो वो है कि दुनिया बाप को, दादी को, भाइयों को, बेटों को, सबको जानते हो लोग, बिल्कुल उस दौर के भी ऐसा ही है। वो घराना तस्लीम होता है। जनरेशन अपनी इनफरादी सतह पे भी कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे, ये बड़ा ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब ये भी ज़रूर बात करते हुए कि अब हम बच्चों को देख रहे हैं स्कूल भी जा रहे हैं, और जो सबसे अच्छी बात है स्कूल टाइमिंग्स भी विंटर की वजह से चेंज हुए हैं। तो आपको ये भी लगता है, मुझे ऐसा खास तौर पे लगता है कि सुबह सवेरे ज़्यादा स्मॉग होती है, दोपहर के टाइम पे कम होती है, और रात को आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना। हाँ बिल्कुल, वो पूरा एक लेयर फॉर्म्ड होता है रात के उससे, क्योंकि जब वो ओस गिरती है तो अगेन वो भी हैवी है, तो वो उसके साथ सुबह काफ़ी एक थिक लेयर होती है। गवर्नमेंट ने माशाल्लाह काफ़ी इकदामात किए हैं इसके ऊपर कि स्मॉग से हम बचे रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के मुकाबले में हमारी जो एयर इंडेक्स है वो बहुत बेहतर जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम दिस डजंट मीन कि आप अपना ख्याल ना रखें। बाहर जाने से बहुत ज़्यादा, बाहर मटर गश्त करने से ज़रा परहेज़ करें, और सिर्फ बहुत ज़रूरी हो तो जाएं। और COPD के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, और ये उन लोगों को होती है जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर वो लोग जिनके लंग्स पहले ही कमज़ोर हैं और फिर वो स्मोक का शिकार होते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात, बहुत सारी अच्छी बातों में से एक अच्छी बात ये भी कि थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहे। सर्दियों के मौसम में प्यास नहीं लगती, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, जैसे बहुत गर्म वाला पानी नहीं उबलता हुआ, नीम गर्म, जैसे जिसे चाइनीज या जापानीज ज्यादा पीते हैं, और आप उनकी स्किन देख लें, कोरियंस भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीते। बिल्कुल, ठंडा पानी तो आजकल वैसे ही नहीं पीना चाहिए। एक आपको पता है कि जो चीज़ पहले इरिटेटेड है, मसलन आपके जो लंग्स की नालियाँ हैं वो ऑलरेडी इरिटेटेड हैं स्मोक की वजह से, सेकंड हैंड स्मोक की वजह से, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो कर कोई रहा होता है और तकलीफ़ किसी और कुछ, तो इसलिए खुदारा अपने घर में प्लीज़ स्मोकिंग ना किया करें, बच्चे भी होते हैं। तो अगर वो इरिटेटेड है तो वो ठंडे से ज़्यादा इरिटेट होएगा, और उसके ऊपर फिर आप, बिल्कुल ही गलत बात है कि फिर ऊपर से ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी लें, दैट इज़ सूदिंग फॉर यू। मैंने देखा अगर आप खांसी को रोकना शुरू करें, नायाब कभी आपके साथ कॉन्सर्ट लाइव में हुआ, क्योंकि आप तो ज़्यादातर 99.9% लाइव ही आपका सारा होता है, तो ये भी बड़ा क्रेडिट है माशाल्लाह, ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग है आपकी घराने से। तो खांसी आप जितना रोको और ज़्यादा खांसी आती है। बिल्कुल ऐसा होता है, और उसके लिए पे मैं इनाम को और वली को बिल्कुल तैयार रखता हूँ, और माइक ऐसे कभी ऐसा हुआ कॉन्सर्ट के दौरान? बताएं। बहुत हुआ है। अभी लास्ट हम लोग थे गए कॉन्सर्ट पे, तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब आजकल रह रहा है मेरा ना, तो कंटिन्यूसली गा गा के, अब वो क्या हुआ कि गा रहा था, गला खुश्क हो रहा था मेरा बार बार। अब मैं इनाम को कह रहा हूँ, मैं कहा हाँ जी, मैं कहा ज़रा गा लो, तो मुझे कहा, मुझे देखेगा अभी तो मैं गाना शुरू अभी हमारा शाकिर अली म्यूजियम में कॉन्सर्ट था, ओके, अब वहाँ पे गा रहा, मैं कहा इनाम आज आपने गाना है, तो मुझे यूँ दिख रहा है कि इतना मेहरबान आज हो गया मेरे वो भोला है, वो मेरा बड़ा फेवरेट भाई है, लेकिन वो बहुत अच्छा, सारे बादब है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर खांसी आ रही है तो खांस लेना चाहिए रादर देन स्टॉपिंग इट। अच्छा जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। कोई टिप देना चाहेंगे? टिप ये है कि एक कावा सिप करते रहे जिसमें जिंजर हो, यानी कि अदरक, और साथ में मुलट्ठी हो। मुलट्ठी जो है वो आपको पता है सबको कि कितनी अच्छी होती है थ्रोट के लिए, बल्कि नायाब का गला खराब रहता है, तो ये मुलट्ठी चबाया करो उसको। ठीक है, आपने बता दिया। एंड यू कीप ऑन सिपिंग इट? हाँ, यू कीप ऑन सिपिंग इट, तो आपके सूदिंग होती रहती है गले में। सिपिंग का मतलब होता है पूरे दिन में आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, थोड़ा थोड़ा एक कप बिल्कुल बराबर। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच जी। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ नायाब अली खान मौजूद हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस, वो माइक है, आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं, किचन के सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। खान साहब मौजूद हैं, उस्ताद हामिद अली खान साहब प्रोग्राम के आगाज़ से, नायाब मौजूद हैं, खान साहब के बड़े बेटे माशाल्लाह से। ये बड़े होने का फ़ायदा होता है कि नहीं? फ़ायदा भी होता है, साथ जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं, है ना। मैं भी बड़ी बेटी हूँ तो बस आई कैन रिलेट। डांट ज़्यादा ही पड़ती है और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा ऐसी होती हैं कि वो जो फ़ायदे होते हैं वो कहीं इधर लेफ़्ट राइट हो जाते हैं वो तो इतने लेफ़्ट राइट हो जाते हैं। अच्छा, मैं जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हुए, ये मुझे लगता है घर के बड़े नहीं हैं, मेरे ख्याल में मंजिलें होंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं भी ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। अच्छा जी, लेकिन हम जब मिर्ज़ा उस्मान बेग की बात करते हैं, मैं खड़े होकर तारुफ कराते हुए, वीलॉगर इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बड़ा खूबसूरत ये काम, और बड़ा खूबसूरत भी नहीं बल्कि बड़ा यूनिक काम ये कर रहे हैं। ही इज़ अ रिसर्चर, ही इज़ अ हिस्टोरियन। किस तरीके से अपने काम को अपने अंदाज से आगे लेकर बढ़ते हुए जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं,
گریو یارڈز میں جا کے ان تمام افراد کی ہسٹری کو جاننا، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہتر طریقے سے عثمان بھائی بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عثمان بیگ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. عثمان بھائی، میں نے اس لیے آپ کے تعارف میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کی کہ جب آپ اپنے بہتر طریقے سے کام کے بارے میں بتائیں گے تو زیادہ لوگ انٹریگڈ ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ لیکن آپ کے کام کی کچھ جھلکیاں لوگوں کو بھی دکھاتے ہوئے، خان صاحب کو بھی، نایاب کو بھی. جی We have with us none other than مرزا عثمان بیگ صاحب. عثمان بھائی، مجھے یہ بتائیے گا، لوگ تو قبرستان جانے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے بارے میں جتنا سنا، آپ تو شام کے وقت بھی جا رہے ہوتے ہیں، رات کے وقت، شام کے وقت تو بالخصوص جانا لوگ گریز کرتے ہیں. لیکن یہ جو شوق ہے، جو آپ کا کام ہے، جس کو آپ نے پروفیشن بنایا، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. نہیں، شخصیات دیکھیں تاریخی مکمل نہیں ہوتی. جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. کوئی بھی آپ قائد اعظم ہے یا کوئی بھی، آج جیسے حامد خان صاحب بیٹھے ہوئے پٹیالہ گھرانہ، مطلب برصغیر کے جو چند بڑے گھرانے ہیں ان میں سے ایک شام 84 گھرانہ اور پٹیالہ گھرانہ کی ایک پوری تاریخ ہے. مطلب گھرانہ کائی کس کو جاتا ہے وہ خان صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے. تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جتنے بھی اسد امانت علی خان، امانت علی خان صاحب ہیں، یا جتنی بھی شخصیات ہیں. تو اب جو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اب میں جب کوئی اس کے اوپر ریل لگاتا ہوں، ویڈیوز لگاتا ہوں، تو لوگ آج بھی اسی طرح ہی محبت کرتے ہیں. لیکن 20 سال پرانے جو ینگسٹر ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا. وحید مراد صاحب کا پتہ ہوگا، میڈم نور جہاں کا پتہ ہوگا، لیکن ایسے ہزاروں لوگ ہیں. میں نے آج سے کئی سال پہلے جو صرف لاہور میں 5000 شخصیات تھی، ان کے اوپر میں نے کام کیا تھا. وہ 5000 شخصیات وہ صرف لاہور میں تھی، لیکن جو اس دنیا میں نہیں تھے. نہیں، اور انہوں نے اپنی فیلڈ میں نمایاں کام جو سر انجام دیے. ٹھیک، اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ تھے وہ. اچھا، آپ کیا ریسرچ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ مجھے کسی ایک بہت ساری شخصیات، جیسے 5000 شخصیات کی آپ نے لاہور میں بات کی، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا آپ نے ریسرچ کرتے ہیں؟ چھوٹا سا، جیسے اب ویڈیوز تو کیا کہتے ہیں، 10 منٹ کے بعد لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کالمز میں بہت زیادہ لمبی تاریخ لکھنی پڑتی تھی. جیسے سر گنگا رام پہ میں نے لکھا تھا کالم، تو ان کا تو وہ ساری جو بھی انہوں نے جتنی بلڈنگز بنائی ہیں مال روڈ پہ، جی، تو وہ سب کا ذکر کرتے ہیں. لیکن ویڈیو پہ تو مختصر تھا کہ اس جیسے پٹیالہ گھرانے کی ہی بات کروں تو اس میں چند لوگوں کا ذکر کر دیا کہ اس ٹائم پہ ان کے خاندان سے کون لوگ، جیسے اب 3 نسل ہے، 4 نسل کون گار ہے، ان کا ذکر کر دیا، کہاں سے سٹارٹ ہوا پٹیالہ گھرانہ. اچھی بات. تو یہ تمام چیزیں جو تھوڑی سی انفارمیشن وہ اس میں ویڈیو میں بتاتا ہوں. اور خواتین حضرات دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ اپنے سطح پہ جس طریقے سے، اور ریلز کی صورت میں آج کل لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح لوگوں کی لرننگ بھی ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو نہیں ہسٹری معلوم ہوتی لیکن شوق ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں مزید جاننے کا. اور زندگی کا نظام ہے خواتین حضرات، ہم سب نے اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. لیکن یہ بڑی خوش قسمتی کسی شخص کی بھی ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بالخصوص زندگی میں بھی اس کو عزت اللہ تعالیٰ اور مقام دے، لیکن جانے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں. یہ بڑی عمدہ بات ہے. کون سی ایسی شخصیت ہیں، کتنی شخصیات پہ اب تک آپ ریسرچ کر چکے ہیں؟ اب میں گنتا نہیں ہوں کیونکہ ابھی تو وہ 5 ساری نہیں پوری ہوئی. یہ جتنے بھی پیکیج میں چلی یہ ساری سندھ کی تھی. جیسے مہندی حسن خان صاحب، میڈم نور جہاں، ابھی ایک وہ ویل کے جیسے ایک نظر آ رہی دیکھنے میں، وہ کنواں لگ رہا ہے، لیکن وہ عمر ماروی ڈرامہ بھی لگتا رہا ہے جو پی ٹی وی کا بڑا معروف داستان ہے سندھ کی. ماروی بالکل بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ ماروی جو ایک بالوا کا علاقہ ہے سندھ میں، ٹھیک ہے، تو وہاں کی رہائشی تھی. تو اس کو جو عمر تھا اس نے قید کر لیا تھا عمر کوٹ کے جو قلعے میں. تو وہ ساری وہ والا کنواں ہے جو بار بار وہ نظر آ رہا تھا. تو اس طرح بڑی پرسنالٹی، جیسے آج موسیقار فیروز نظامی صاحب کی برسی ہے، تو جو میوزک سے پیار کرتے ہیں ان کو تو یہی پتا ہوگا کہ صرف یہ فیروز نظامی صاحب جو موسیقار تھے. تو یہاں پھر جیسے اب ان کے بھائی ہیں کرکٹر نظر محمد، تو وہ ایک ہی خاندان سے مختلف شعبوں میں اپنا نام پیدا کرنا، تو وہ میرا اپنا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. اب ان کے جو سب سے بڑے بھائی ہیں سراج نظامی، ان کا لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. مدثر نظر، یہ بھی ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں اور مختلف فیلڈز میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے. بالکل سے مدثر صاحب تو کرکٹر تھے. بالکل ایگزیکٹلی. اور یہ موسیقار تھے. ان کے جو بڑے بھائی سراج نظامی تھے وہ صحافی تھے اور ناول نگار تھے، بڑے معروف تھے، لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے. نہیں، آئی لو دا انرجی اینڈ جو ریسرچ ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور اس علم کو بانٹنا چاہیے. نایاب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
रागा बॉयज़ ने भी बड़ा खूबसूरत एक मिलाप किया, यानी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल एंड मॉडर्न म्यूज़िक का एक फ्यूजन। शुरू में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे ये याद है कि जब आप लोगों ने आगाज़ किया था ना तो बहुत लोगों की रिजर्वेशंस थी कि क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, वली ने हम लोग जब शुरू किया था हम लोगों ने तो वली को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी अब्बू से कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हम लोग कराची में एक ट्रिब्यूट हुआ था उस्ताद अमानत अली खान साहब का, तो पटियाले घराने के ऊपर हुआ था सारा वो। तो जब हम लोगों ने बंदिश को फ्यूजन करके वहाँ पे गाया और लोगों का रिस्पॉन्स आया कि हम लोगों ने वही गाना कुछ 4 दफ़ा गाया वहाँ पर। तो जब हमने ये, फिर अब्बू ने कहा कि करना ज़रूर है, करो, पर अपनी साथ लेगेसी को भी साथ कैरी रखना। तो इस तरह हम लोगों ने अपना बैंड को लेके साथ चले। खास साहब, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान तो आप बचपन से, अगर मैं कहूँ, आ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। रेडियो पाकिस्तान में याद है पहली बार कब आए? एज अ चाइल्ड सिंगर आए थे या वैसे आए थे या प्रॉपर गाने के लिए? नहीं, प्रॉपर गाने के लिए, लेकिन ये मुझे याद है कि मेरा और असद का ऑडिशन नहीं हुआ था, उसके बगैर ही हम पास हो गए थे। उसके बगैर ही? हाँ, उसके बगैर। बड़ी बात है ये तो। और वो कैसा माहौल था? रेडियो पाकिस्तान में शुरू किया था, क्लासिकल से शुरू किया था। हाँ साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिस दौर में आपने और असद साहब गए होंगे, हाँ साहब गए होंगे, तो तब तो ऑडिशंस के बगैर तो इजाज़त ही बड़ी सख्ती थी उस जमाने। लेकिन वो जो सलीम गनानी साहब हुआ करते थे, कंट्रोलर थे वो, उन्होंने कहा कि इनका इम्तिहान लेने की क्या ज़रूरत है, या इनका ऑडिशन लेने की, ये पास है। ऐसे मुझे याद। और वो तो बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो याद है पहली बार फिर जब गाया, क्या गाया, किस तरीके? हमने क्लासिकल गाया था शुरू में लाहौर रेडियो से, लेकिन पीटीवी में। और वो लाइव होगा? वो लाइव था। वो लाइव था। मेरा तो ज़्यादातर काम होता ही लाइव। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो कोई किसी जगह कोई होता है कि रिकॉर्डिंग पे गाते हैं, वो एक मजबूरी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे प्राइवेट प्रोग्राम होते हैं बिल्कुल लाइव होते हैं। वो तो लाइव, मैंने एक चीज़ नहीं वहाँ रिकॉर्डिंग की, मैंने तो खुद देखे हुए हैं, मैं तो खुद अटेंड किए हुए। अच्छा जी, पीटीवी पे फिर पहली बार जब आप आए? पीटीवी में बहुत, जब ये नया शुरू हुआ था उस वक्त की बात है, बचपन का रोल किया था अमानत अली फतेली का मैंने और असद ने। अच्छा। तो 2 सेट लगे हुए थे, एक पे हम बैठे हुए, बच्चे बिल्कुल शुरुआत थी, बिल्कुल छोटे छोटे थे, और साथ ही बस हमने वही गाना शुरू किया, साथ ही भाइयों को दिखा दिया, उन्होंने जवान हो गए, ये जवान हो गए। बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैडम के साथ, मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा के साथ भी आपने एक गाना गाया फिल्म के लिए? मैंने गाना नहीं, मेरी आवाज़ जैसे जो होती है आलाप करना, ओके, वो मैंने किया था। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि मैडम नूर जहाँ को मैंने एक पीटीवी से गज़ल गाई हुई थी, अल्लामा इकबाल की दिल की बस्ती, अजीब बस्ती लूटने वाले को तरसती, वो मैडम को बेहद पसंद थी। मैंने उनकी बेटी के मुंह से सुना कि हमारी माँ जो है वो इतनी आपकी तारीफ़ करती है कि हामिद ने ये बहुत अच्छी गज़ल गाई है। तो बल्कि 1-2 महफिलों में मुझे उन्होंने फरमाइश करके भी मुझसे सुनी। में याद है मैडम से पहली मुलाकात याद है? और सजाद गुल साहब के घर पे भी मेरी महफिल थी, असद मैं गा रहे थे, वहाँ भी उन्होंने फरमाइश की थी। बिल्कुल, आपकी और असद साहब की जो जोड़ी है ना, वो तो मैं कहता हूँ जी बड़ा अनमोल एक मिलाप, कमाल। बस अल्लाह ने उसको ज़िंदगी नहीं दी, लेकिन जोड़ी हमारी, हमने जहाँ जहाँ परफॉर्म किया है लोगों को हिला के रख दिया। अल्लाह की मेहरबानी से कि पूरा इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी हम जाते थे ना, वो कहते थे, 2 लोग दुआएं देते थे कि इस जोड़ी कभी अल्लाह करे ये टूटे ना, और इनको कुछ हो ना। उसकी खास बात क्या थी? उसकी क्या खास बात थी कि आपसे तो वो छोटे थे उम्र में, और वो आप उनसे बड़े थे, तो एक अदब तो था, एहतराम भी था, लेकिन आप लोगों की कोई ज़हनी हमआहंगी होगी ऑब्वियसली। हम दोस्ती थी हमारी बड़ी आपस में। हालांकि चचा, वो मुझे चचा लोगों के सामने ऐसे कहना, तो आगे बच्चे मुझे हामिद कहता तो। अच्छा, मुझे इस्लाह की जा रही है, कह रहे हैं कि इतना उम्र का भी फर्क नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली रुतबे का तो था आपका, ऑब्वियसली एक वो। अच्छा, बिल्कुल सही। सेंस ऑफ ह्यूमर किसका अच्छा था, आपका ज़्यादा या? वो मैं अपने मुंह से मैं तारीफ नहीं करता, आप ही का होगा। हाँ, असद गाता था ना, तो उसको पूरी स्पोर्ट में पीछे साथ बैठा हुआ कर रहा होता कि इसके बाद ये आइटम गाना, इसके बाद तुमने ये करना है, तो वो मेरी मानता भी था। और उसकी पिक बहुत अच्छी थी, जो मैंने कई दफ़ा मैं कंपोज भी करता था शुरू से, ये ठुमरी लागी रे तो से लागी, ये मेरी अपनी कंपोजिशन है, और मैंने कई गज़लें जो हमने इकट्ठी भी गाई, तो मैं एक दफ़ा सुनाता तो मुझे ऐसे लगता था इसको पहले से याद है। लतीफ़े कौन ज़्यादा सुनाता था? हम दोनों। मैंने सुना उनका ज़्यादा था। उसको भी है, वो एक मूड की बात होती है, आमद होती है ना, ये भी। मतलब मैं कोई अच्छा माहौल मिल जाए, दोस्त मिले हुए, तो वहाँ का ये नहीं कि हर जगह हम सुनाते, हमको
کامیڈی مجھے آگے سمجھ بالکل ٹھیک, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے فنکاروں کے لیے, کیونکہ ہم لوگ ٹینشنوں میں رہتے ہیں بہت زیادہ. وہاں پہنچ رہے ہیں, لیٹ ہو گئے, یہ ہو گیا, میوزیشین لیٹ ہو گئے, فلانا ساؤنڈ نہیں اچھا, فلانا یہ ہو گیا, تو ہم ہنستے رہتے ہیں. کول اینڈ کام رہنے کے لیے ہنسنا ضروری ہے, اور یہ بڑا بالکل صحیح, آئی ٹوٹلی اگری. کنیکٹ آڈینس کے ساتھ بھی کرنا. تو عثمان بھائی کبھی ایسا ہوا, کوئی بہت سارے واقعات ہوں گے, کسی قبرستان میں آپ گئے ہوں تو تھوڑا سا گھبراہٹ سی بھی محسوس ہوئی ہو؟ آپ کوئی واقعہ ایسا سنائیں جو کوئی سنائے نا. گھبراہٹ تو نہیں خان صاحب, لیکن ایسے افسوس ہوتا ہے کہ کئی ایسے گھرانے تھے, جیسے اگر میں ایگزامپل دوسرے سمجھانے کے لیے کہ اگر لاہور ٹوٹل اگر اس کا رقبے کی بات کروں تو 20 دکانیں ہیں, ایگزامپل دے رہا ہوں اسے سمجھانے کے لیے, تو اس میں سے ایسے گھرانے بھی تھے جن کی 10 دکانیں تھیں. مطلب آدھے لاہور کے مالک تھے, میر بھی رہے لاہور کے, میں نام نہیں لوں گا خاندان کا, تو وہ ساری فیملی باہر شفٹ ہو گئی ہوئی ہے, تو ان کی جگہ پہ اب فیکٹری بن گئی ہے. ان کی قبریں موجود تھی, تو وہ کیا کرتے جیسے قبضہ مافیا ہر جگہ پہ ہے, انہوں نے ان کی قبریں ختم کی اور وہاں پہ انہوں نے اپنی فیکٹری بنا لی. اب وہ کسی کو بھی وہاں پہ الاؤ ہی نہیں کرتے, جانے نہیں دیتے. تو میں نے وہ پوچھ کے جو کوئی لوگ حیات ہیں وہاں تک پہنچا بڑی مشکل سے, تو وہ مجھے وہ ڈرا رہے ہیں نا کہ پہلے بھی بڑے صافی آئے نے, اسی اتنے درخت دے نال ہی بن لئی دا ہے تو واپس بھی نہیں جان دئی دا. تو وہ ایسے چھوٹے موٹے واقعات کہہ لیں ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایسی چیزیں میں نے سرچ کی, پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ چوتھی نسل پہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. تو جیسے اب یہ لوگ تو لیگسی لے کے چل رہے ہیں, ایسے کئی گھرانے تھے جو اب بالکل ختم ہو گئے. جیسے ابھی انہوں نے سلیم گیلانی صاحب کا ذکر کیا ریڈیو کا, تو ریشما میڈم کتنا بڑا نام تھی, ان کا جو مدفن ہے لاہور میں ہے, تو وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ ان کے جب بچے حیات تھے انہوں نے شاید وعدہ کیا تھا امام بارگاہ میں ان کی آخری آرام گئے, تو ان کا جو بیٹا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ اس کو تعمیر کروائیں گے امام بارگاہ کو نا, تو اب وہ ختم کر دیں گے. باقاعدہ وہ اس علاقے میں جو گڑوی محلہ ہے جو اس کو پہچان دی وہ میڈم نے دی, وہ ریشما جی نے دی تھی. ان کا تو نام ہمیشہ ایک بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے گا. عثمان بھائی کبھی ایسا ہوا سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے کام شروع کیا تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی کوئی اور پروفیشنل کام ڈھونڈو, یہ کیا کام ہے؟ وہ تو ابھی تک کہتے ہیں, اب میں انٹرویو دینے آیا ہوں تو وہ کوئی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو پھر قبرستانوں میں تو بالکل ہی کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا پڑھ لکھنے کے بعد, کیونکہ اب جتنا مرضی اب نیٹ اینڈ کلین ہو, جب آپ قبرستان میں جائیں گے تو مٹی لگنی ہے. اور آپ کو پتہ نہیں, جیسے پٹیالے گھرانے کے میں نے جانا ہے تو میری آنکھوں میں پٹی بھی باندھیں گے نا, تو میں مومن پورہ میں آپ کو بتا دوں گا رائٹ لیں گے تو اسد مجھے پتہ ہے. لیکن اب جس کی میں نے ڈھونڈنی ہے, سرچ کرنا ہے, ریسرچ کرنا ہے, تو وہ مٹی میرے کپڑوں پہ لگے گی, تو وہ فوراً گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے. میں اکثر تو ایسے کرتا ہوں کہ کسی سیلون میں جا کے اپنے بال وغیرہ سیٹ کیے, کسی مسجد میں جا کے منہ ہاتھ دھویا, کپڑے کوشش کرتا ہوں. لیکن اب تو کیونکہ ٹی وی وغیرہ شوز وغیرہ میں جاتا ہوں تو گھر والوں کو پتہ چل گیا ہوا کہ یہ قبرستانوں میں کام کر رہا ہے. تو جیسے آپ نے آگے بات کی, تو میں تو رات کے ٹائم بھی چلا جاتا ہوں, ہمارے پیارے ہیں نا, دفن ہے تو. اور پھر قبرستانوں میں ہر خطبے کے اوپر آپ دیکھیں آیات لکھی ہوئی ہیں, تو یہ کوئی ایسے بھی جنات یا یہ لوگوں نے ایسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, یہ کالا جادو وغیرہ, لیکن وہ آپ کو تو نہیں تنگ کریں گے, وہ تو آپ سے بھاگیں گے. بلکہ بالکل صحیح, لیکن آپ جس طریقے سے کام کریں احتیاط کے ساتھ, دیٹ از گڈ. اور obviously آپ کے گھر والوں کی اپنی سوچ, انفرادی سطح پہ بھی سوچ ہوتی ہے, لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیک نیتی سے کام کریں. تو all the very best. اب لوگ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. all the best, all the best. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں بھی. تو آپ لائن میں کھڑے نہیں ہوئے بھائی, آپ اسی طرح ڈائریکٹ ہی ہے. بچپن میں بھی شوق نہیں تھا بھائی؟ خان صاحب کتنے ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں, جس طرح آپ سے بھی بات ہوئی, ریڈیو پاکستان میں تو آڈیشن کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے تھے پرفارم. پی ٹی وی میں بھی کسی بھی سینٹر میں آنا ہی بہت بڑے آنر کی بات ہوتی تھی. نہیں دیکھیں میں تو اپنے میں نے بہت کچھ پی ٹی وی کا دیکھا ہوا ہے, کیونکہ میری شہرت پی ٹی وی سے ہوئی بھی ہے. میں نے سارے زمانے دیکھے ہوئے, لیکن یہ ہمیں یہ نہیں ہوا کہ جیسے لوگ بتاتے ہیں جی بڑی اسٹرگل اور یہ وہ. ہاں کوشش کرتے رہے, لیکن اللہ کی مہربانی سے ہر کام عزت سے ہوتا رہا. اور ایک میں نے ضرور بات, وہ آپ عاجزی سے کام بھی لے رہے ہیں اور انکساری سے بھی. ہمبلنس تو آپ میں ہے ہی ہے, شخصیت کا حصہ. وہ سٹرگل ضرور کی, ایسا نہیں ہے, لیکن آپ نے پتہ نہیں لگنے دیا. وہ آپ ایک فلو میں کام کرتے رہے, سٹرگل تو کی ہی کی. یہ آپ کی عاجزی ہے. اب نہیں بھی کام ہوتا تھا ہم پی ٹی وی پہ آتے. ایسا ہی آپ تو وہ ہیں جن کی میں مثال دیتی ہوں کہ ہم کہیں نا کہ دوپہر 3 بجے ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے, تو خاص آپ دوپہر کے 12 بجے 3 گھنٹے بھی پہلے آئے ہوئے. یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی عثمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم نے پرفارمنس کی طرف بڑھنا ہے. خان صاحب کی پرفارمنس ہے یا نایاب کی؟ خان صاحب کی پرفارمنس ہے. خان صاحب آ جائیے گا, بہت ساری کلیپ میں. جی
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की आप प्रोग्रामिंग देख रहे हैं और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाज़िश हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद हामिद अली खान साहब मौजूद हैं और उनके बड़े बेटे साहबजादे नायाब अली खान मौजूद हैं और ख़ूबसूरत परफॉर्मेंसेस, उम्दा परफॉर्मेंसेस। और ये मेरे ख्याल में वो परफॉर्मेंसेस हैं जो हमने कम सुनी हुई है अपने प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा किया, इसलिए कि खान साहब जब आते हैं ना फिर फरमाइश भी होती है, लेकिन आज हमने थोड़ा सा ज़रा फॉर्मेट चेंज किया परफॉर्मेंसेस का। और ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपकी पहली बार मुलाकात होती है तो वो आपको अपने लगते हैं। ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, मैं इनको मेहमान कम अपना वन ऑफ माई टीचर्स एंड मेंटोर्स, क्योंकि जब मेरी सबाहत रफ़ीक साहिबा से मुलाकात हुई तो इनकी शख्सियत में वो ऑरा मौजूद है कि मेरा दिल किया ना सिर्फ इनसे सवालात करने को एज एन एंकर, लेकिन इनकी गुफ्तगू पे अमल भी करना चाहा। और इनमें ये हुनर मौजूद है कि किस तरीके से गुफ्तगू करते हुए लोगों को कायल करना और अपनी तरफ माइल करना। सबाहत रफ़ीक साहिबा की पर्सनालिटी के मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पे जितनी भी बात की जाए कम है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारी मेंटोर हैं, वन ऑफ आवर मेंटोर्स, तो गलत नहीं होगा। वी हैव विद अस नन अदर देन सबाहत रफ़ीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इतने तफसीली और ख़ूबसूरत तारुफ का। मैं उसके काबिल नहीं हूँ, बट थैंक यू कि आपने इतने प्यारे अल्फाज में मेरा जिक्र किया। मैडम आपका शुक्रिया, अभी भी मैं इंसाफ नहीं कर सकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देख लें हमारी मोहब्बत ऐसी कि रंग तकरीबन एक फैमिली का है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप पे ज़्यादा ये रंग जच रहा है। ऐसा कतई नहीं। आपका प्यार। मैडम नाउ गुफ्तगू तो बहुत सारी मौज़ूआत पे हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए और जिस तरीके से आप प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराती हैं, सेमिनार्स और ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ एक इंटरेक्शन है। मैडम आईटी का दौर है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ ये शऊर भी बेदार हुआ और आईटी की मुख्तलिफ फील्ड्स में भी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी अब वो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आप क्या समझती हैं कि यंगस्टर्स में भी ये अवेयरनेस मौजूद है कि आईटी का फ्यूचर है? बेशक ऐसा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पे लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र है, तो डेफिनेटली ये शऊर और अदराक मौजूद है। और अगर वो 7th लार्जेस्ट से अगले नंबर पे जाना चाहे, क्योंकि पॉपुलेशन के एतबार से हम 5वें नंबर पे हैं, तो उसमें अगर कोई कमी है तो वो अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज का जो गैप है वो है। तो प्रॉबेबली फास्टेस्ट अडॉप्शन ऑफ इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बजाते खुद है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से तालीम अब पढ़ाई जाती है वो तरीका डिफरेंट हो चुका है। एआई का दौर आ चुका है, तो एक तरह से जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। जिस किसी के भी हाथ में एक सेल फ़ोन है, टेक्निकली उसके पास दुनिया की बहुत सी लाइब्रेरीज तक एक्सेस अब मौजूद है। तो अगर आप बेसिक लिटरेसी ठीक कर दें तो ये एक बहुत बड़ा टीचर है हमारे बच्चों के लिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम तालीम के शोबे के अंदर बड़ी मरबूत किस्म से ग्रोथ लेके आ सकते हैं। और ये एक और तरीका है जिससे आप अपने अंडर एम्प्लॉयड लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लामतनाही हैं, एक जगह पे आप इसको महदूद नहीं कर सकते। अगर एक अच्छी पॉलिसी वज़ा की जाए तो दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट पाकिस्तान हैज़। वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल एंड वी हैव नाउ एक्सेस टू नॉलेज। जो टेक्नोलॉजी तक और तालीम तक एक्सेस है वो बहुत हमारे हाथों में है लिटरली। बिल्कुल सही। मैडम पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की 50% से ज़ायद आबादी यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है और ये तो यंगस्टर्स इकबाल के शाहीन हैं। तो ये जो गाइडेंस और काउंसलिंग है, एक वक्त ऐसा था कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का शोबा ही पाकिस्तान में नहीं था। वेस्टर्न ममालिक में तो कब से करे काउंसलिंग के हाई स्कूल लेवल पे, और आप बेहतर बता सकती हैं, ये हुआ करते थे शोबे। लेकिन फिर हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए इस शोबे का भी एहतमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे करना शुरू किया। आप समझती हैं कि ये ज़्यादा खुशाइन बात है, इस पर मज़ीद काम होना चाहिए? देखिए, हर वक्त उसमें ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जिस रोज़ हम समझेंगे कि हमने अब कामलियत पा ली है तो हम ग्रो करना रुक जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि आपके बहुत से ग्रेजुएट्स जो हैं वो अब इस माइंडसेट से निकल चुके हैं कि हमने नौकरी तलाश करनी है। उनके जहन में एक जुनून है, एक जज्बा है कि हमने एम्प्लॉयर्स बनना है। तो द नंबर ऑफ़ पीपल ख़ास तौर पे आईटी के फील्ड में, देखिए लास्ट ईयर पाकिस्तान में 3.8 बिलियन की जो है आईटी की एक्सपोर्ट्स की गई हैं, और उसमें जो फ्रीलांसिंग है, मीनिंग कि एक बच्चे ने बैठकर ख़ुद डायरेक्टली काम किया,
वो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। तो दैट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। और हमारे बच्चों के अंदर ये शऊर जो आप कह रही हैं कि पैदा हो चुका है कि उन्होंने जाके दे डोंट वांट टू गो डोर टू डोर। अभी कल ही मेरे पास एक बच्चा आया, आई थिंक ही इज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट, और उसने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन दी। ज़ाहिर है अगर मेंटरशिप की जा सके तो इन बच्चों की जो प्रेजेंटेशंस हैं या जो इनकी बिजनेस स्किल्स हैं वो बेटर होंगी। टेक्नोलॉजी के शोबे से था, उसके पास एक पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन थी, एक बिल्कुल नया आइडिया था नुदरत का। मैंने उसको प्रॉमिस भी किया कि आई विल फंड इट। तो डेफिनेटली अब बच्चों में वो चीज़ है। बिल्कुल। एंड नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड वी सी, ये आप भी नायाब अग्री करेंगे इस बात से, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी पोस्ट पे यंगस्टर्स ज़्यादा जो हैं उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि उनका एक विजन भी है। नाउ वी डोंट वेट कि भाई फलां इतने शख्स जो है इतने साल का हो जाए तभी उसकी प्रमोशन होगी। बेशक ऐसा है, बल्कि अभी क्योंकि यही बात हो रही है तो येस्टरडे अ वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो मुझे कहने लगे कि मैडम मेरे लिए अब बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे या ऑडिट के लिए बैठना पड़ता है, और जो मुझे इंटरव्यू करने आते हैं वो 30 साल के, 24 साल के, 25 साल के लड़के होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इनको हायर करना है, वो मुझे हायर कर रहे हैं। लेकिन जो जेन ज़ी है उसने ये उनके अंदर एक यानी एतमाद है कि वो अब बैठकर वाकई जो जिसको इकबाल आपने शाहीन कहा, तो जवानों के उस्ताद जो हैं, पीरों के उस्ताद जवान हो चुके हैं। वाह। तो वो अब बैठकर इंटरव्यू करते हैं। वो बल्कि ये देख रहे होते हैं कि ठीक है इस बंदे के पास एक्सपीरियंस होगा, ये जानता होगा इन्स एंड आउट्स, पर क्या उसमें वो खसाइस मौजूद हैं कि वो जेन ज़ी की स्पीड और उसकी सोच के साथ हम आहंग हो सके और साथ चल सके। तो वर्क प्लेस बहुत तेज़ी से बदल रही है और ये बहुत खुशाइन बात है। बिल्कुल सही। मैडम, ज़िंदगी में हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर मामले में एतदाल और मियाना रवि के साथ काम करना चाहिए, और कामयाबी भी उसी में ही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इज़ गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। जिस तरीके से IT एंड AI जो है ये तेज़ी से दौड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है लिटरली, क्या लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को आम रूटीन में भी कैसे बैलेंस करें कि ये हमारी ज़िंदगी को ना टेक ओवर उस तरह कर ले? मैं वैसे बहुत ज़्यादा इत्तेदाल पसंद नहीं हूँ। ठीक है। इकबाल के अगर आप फॉलोअर हैं, रूमी के फॉलोअर हैं, हमारे प्यारे नबी के फॉलोअर हैं, तो कुछ चीज़ों को जुनून की हद तक चाहा जाना चाहिए। सही। ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद इतनी तेज़ी से दौड़ रही है कि इसमें शायद अब बहुत ज़्यादा इत्तेदाल की गुंजाइश नहीं रही, तेज़ी से ही बढ़ना पड़ेगा। ठीक। और अगर हम दुनिया में पीछे रह चुके हैं, देखें आपके इस वक्त जो हैं अभी भी हमारे तकरीबन 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, इससे ज़्यादा बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो उस स्पीड को पकड़ने के लिए अब इत्तेदाल की नहीं बरकरफ्तारी की ज़रूरत है। और ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहे जाने के काबिल है उसके लिए आखिरी हद तक जाना चाहिए। तो जुनून से क्या डरना, ये इश्क में और खिर्द में शुरू से एक रहा है। तो मैं तो शुरू से जो है इश्क वाले रास्ते पे चलती हूँ, खिर्द उसके रास्ते में हायल होती है, तो मैं उन दीवारों को मानती ही नहीं हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नायाब, हम ये भी देखते हैं सिंगिंग के मैदान में भी जो इम्प्रोवाइजेशन आई, एक वक्त था कैसेट पे 12-12 गाने कितने खासा होते थे, 12 एक साइड पे 12 दूसरी साइड पे, ए भी 6 भी होते थे, 8 भी, भाई 8 10 होते थे, शायद 12 भी हो सकते, 12 भी पता नहीं, मेरे छोटे गाने होते फिर 12 छोटे गाने होते थे। फिर CD का दौर आया, फिर सिंगल्स का अब दौर आना शुरू हुआ है। दैट इज फॉर गुड। ऑडियंस की डिमांड भी तो होती है, जिस तरह मैडम कह रही है, वक्त के साथ साथ हमने चलना है ना। ऑब्वियसली इस वक्त बहुत तेज़ी से सारा काम हो रहा है, और हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जो म्यूज़िक हो रहा है वो अब ये हो रहा है कि पहले होता था गाने को 5 मिनट के लिए पूरा प्रॉपर 6 मिनट का गाना होता था, उसको सुनते थे। अब वो कहते हैं एक हफ्ताई और एक अंतर, उसको जल्दी खत्म करें, उसको जल्दी से सुने, उसको जल्दी। तो इस तरह काफ़ी तेज़ी आ चुकी हुई है। बिल्कुल सही। और वीडियोस में भी आप, वीडियोस में भी अब वो लंबा लंबा वो है, ठीक है वो हो रहा है, मगर ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं वो शॉर्ट वीडियो का दौर आ गया है। बिल्कुल सही। खास साहब, मैंने आपकी शख्सियत में ये ऑब्जर्व किया है, और मैं अक्सर कहती हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मैं ठीक हूँ आपके मामले में, क्योंकि इतने इंटरव्यूज़, इतने यू जस्ट लाइक फैमिली। आपके शख्सियत में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी आप माहौल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये आपके मिजाज का ही हिस्सा है या आपको ये लगा कि चूँकि वक्त के साथ साथ चलना है इस वजह से? मेरा मिजाज ही ऐसा था शुरू से, बचपन से ही। और महफिल में भी मैं जब जाता हूँ ना, एक नज़र में मुझे सारा पता चल जाता है कि इनको क्या सुनाना है। ठीक। ये मतलब किस लेवल के लोग हैं। ये नहीं कि वो बहुत बड़े औहदों के हैं तो वो बड़े, ठीक है, वो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी होती है, वो बड़े ही होते हैं। लेकिन मैं अपने म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ।
मैं चेहरों से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इनको क्या सुनाना है। वाकई में मैडम तो, और हम सब आपके फ़ैन हैं मैडम, खान साहब के भी बारे में कहते हुए कुछ ज़रूर। खान साहब के बारे में कहना जो है वो लिटरली एक पुराना मुहावरा है कि सूरज को क्या चिराग दिखाया जाए। अगर इस मुल्क में आज भी समझें कि क्लासिकल मौसीकी ज़िंदा है तो वो खान साहब के दम से है, इनके घराने के दम से है। इनके अंदर जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि पटियाला घराना बजाते ख़ुद इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी तकरीब हो रही थी तो मैंने उसमें कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो ताजमहल ले गए, अंग्रेज़ जो है कोहिनूर ले गए, लेकिन पटियाला घराना हमारे पास है। तो वो इससे बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए जो ये इस तरह का सॉफ्ट असासा है ये ज़्यादा कीमती है। और जो ज़रूरत इस बात की है कि हम क्योंकि टेक्नोलॉजी की पहले बात कर रहे हैं कि इस असासे के जो सम्राट हैं इनको किसी तरह महफूज रखा जाए ताकि आने वाली नस्लों को भी पता हो कि इस मुल्क में देखिए ना बेथोवन का म्यूज़िक जो है नोटेशंस में आ गया, तो आज भी उसके तमाम सुर ज़िंदा हैं। तो हमारा क्लासिकल सुर जो है वो क्योंकि सीना बसीना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि खान साहब के साहबजादे जो हैं वो इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले को समहाउ इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए ताकि ये पूरी दुनिया के लिए, देखिए ना किसी ज़माने में आग जल जाती थी सुरों से, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें हमसे गुम होती जा रही हैं। तो अल्लाह ताला खान साहब को बहुत लंबी ज़िंदगी दे। तो हम चाहेंगे कि इनकी हर चीज़ कहीं रिकॉर्ड में, किसी नोटेशन की फॉर्म में वो तमाम असासा हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए हो। ऐसा ही है और अल्लाह ताला इसी तरह आपको हंसता मुस्कुराता हुआ रखे खान साहब। आमीन सुम आमीन। बहुत सारी दुआएं। मैडम कोई मैसेज देना चाहें? मेरे छोटे छोटे मैसेजेस हो सकते हैं। छोटे छोटे मैसेजेस ये हैं कि इस मुल्क में जितने भी मसाइल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ तालीम नहीं है, और इस मुल्क के तमाम हल जो हैं वो तालीम से निकलेंगे। अल्लाह ताला ने भी पहला हुक्म जो इकरा का दिया पढ़ने का, तो जब दीन की जो आखिरी दीन है उसकी इब्तदा लफ्ज़ रीड से हुई, तो हमें वो इकरा के मैसेज को आगे लेके जाना चाहिए और इंशाल्लाह इसी से हमारी कौम तरक्की करेगी। आमीन। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्लेजर। आपको मालूम है। बहुत शुक्रिया। नाया आप जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजिश आपका भी शुक्रिया। एक फाइनल प्रेजेंटेशन भाई नाजिश की भी दिखा दी, नहीं नाजिश के खाने की दिखा दें प्लीज़ जल्दी से, क्योंकि ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और हमने परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है। नाजिश जल्दी से मुझे बता दो इसमें क्या डालना है। टाकोस डालें, टोटिया रैप आप बने बनाए ले लें, चिकन को सैंडविच मैरिनेशन करके उसको अच्छे से कुक कर लिया, चीज़ डाली, इसको तवे पे दोनों तरफ टॉस करने के बाद मैंने उसे ओपन करके सालसा सॉस बनाई है, सालसा सॉस उसके अंदर ऐड किया और आइसबर्ग ऐड करके मैंने उसको सर्व कर दिया। बिल्कुल सही, वेरी गुड जी, वेल डन, थैंक यू सो मच। स्पीड में बताई है रेसिपी। थैंक यू ख़वातीन आज़ाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी फीडबैक सर आंखों पे जो हमें पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, वीकेंड एट होम के इंस्टा पेज पे मिलती है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले ग्रैंड परफॉर्मेंस है आप दोनों की, द स्टेज इज़ ऑल योर्स। बहुत सारी क्लैप में